हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शक। मार्गदर्शक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्लास 6 के हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को देखा था और उसके हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझा था, जिससे आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हम अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस और आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यह क्लास 6 के हिस्ट्री का 4th चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके मेन पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले वेद को देखेंगे कि वेद कितने हैं और ये कौन कौन से हैं। तो वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और सूक्त को देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। ये जो सूक्त थे, इन्हें देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इसमें से 3 देवता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से देवता थे। तो ये जो 3 देवता थे, ये थे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को आग का देवता माना जाता था। अग्नि को किसका देवता माना जाता था? तो आग का देवता माना जाता था। और इंद्र को युद्ध के देवता। और जो लास्ट बचे सोम, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। क्या करवाते थे? कंठस्थ करवाते थे। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कौन थे? अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती थी? तो प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपियों को मिलाकर बनाया गया है। भारोपीय यह भाषा परिवार का हिस्सा था। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये किस परिवार की भाषाएं हैं? तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ये झारखंड और मध्य भारत की भाषाएं किस परिवार से जुड़ी है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ना कि इनको पढ़ा जाता था। ये जो ऋग्वेद है, इनका उच्चारण किया जाता था और इन्हें पढ़ा नहीं जाता था। साथ ही इनको श्रवण भी किया जाता था। ये जो ऋग्वेद का है, ये जो सूक्त वगैरह हैं, इनके जो मंत्र हैं, इनका उच्चारण किया जाता था, इनका श्रवण किया जाता था, ना कि इनको पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। कब हुआ? तो इसका छापने का काम 200 साल पहले हुआ था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? अब हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं। किसके रूप में दिए गए हैं? तो वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं। और विश्वामित्र नामक ऋषि
और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, ये जो देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ हैं वह हैं ब्यास और सतलुज। और इन्हीं दो नदियों के बीच और ऋषि विश्वामित्र के बीच यह संवाद ऐसी ही सूक्त का एक अंश है। किसका अंश है? तो यह एक सूक्त का अंश है। पांडुलिपियों को भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। ये जो पांडुलिपियां हैं इसे स्पेशली भुर्ज पेड़ की छाल पर ही लिखा जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। तो यह पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। आप देख सकते हैं यह जो पिक है यह एक पांडुलिपि का पिक है जो कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इस पांडुलिपि का प्रयोग कब किया गया था? तो ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए 150 वर्ष पहले इसका प्रयोग किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। कौन सा अनुवाद तैयार हुआ? तो इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह पांडुलिपि कहाँ सुरक्षित है? तो पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी तक सुरक्षित है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों का खासकर सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। किसका जिक्र है? तो सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, इनका भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो आपको यह याद रखना होगा कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है और बाकी जो नदियां हैं उनका उल्लेख कई बार किया गया है। अब हम देखेंगे मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में कि यह सब क्या रोल निभाते हैं और यह क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किन के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं? तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। इस समय युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना नहीं था। क्या नहीं था? तो कोई स्थायी सेना नहीं था। लोग पैदल जाते थे लड़ाई के लिए और अपने जानवरों को साथ लेकर जाते थे, जिसमें घोड़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। किस चीज़ के लिए काम में लाया जाता था? तो रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ये जो ऋग्वेद के टाइम में जो लड़ाइयाँ होती थी इनमें घोड़े का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यही वो जानवर थे जो रथ को खींच कर ले जाते थे और लड़ाई के बाद वे उधर से मवेशी जीत कर लाते थे। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। इस समय लोगों का वर्णन किसके आधार पर किया जाता था? तो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था, अब हम उसको देखेंगे और उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पुरोहित के बारे में कि पुरोहित को किस आधार पे बांटा गया था। तो पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, और ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, इसलिए इनको पहले स्थान पर रखा गया था। और दूसरे स्थान पर वे लोग थे जो राजा थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब ये क्यों नहीं बन जाता था, ये हम आगे देखेंगे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जो एक था जन और दूसरा विष। कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था? तो जन और विष।
जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ये जो जन शब्द है इसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज तक होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। विष से कौन सा शब्द निकला है? वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। इन दोनों का नाम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन, विष, भरतजन, विष, यदुजन या विष जिससे कई उल्लेख मिलते हैं। अब हम देखेंगे आर्य के बारे में कि आर्य कौन थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। कौन अपने आप को आर्य कहते थे? तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे लोग ही कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। क्या कहते थे? अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ये जो दस्यु थे वे लोग यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ये जो दास लोग थे इन लोगों को मालिक के द्वारा शोषण किया जाता था क्योंकि इन लोगों ने अपने दास को अपनी जायदाद मानते थे, उनसे हर प्रकार का कार्य करवाते थे और उन्हें अपने शासन में रखते थे। जो भी मालिक काम देते थे उन्हें वो बहुत अच्छे से करते थे, यानी जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था और यानी ये लोग उनके गुलाम थे। दास अपने मालिक के गुलाम थे। ये बहुत गलत बात है, फिर भी ये चीज़ ऋग्वेद के टाइम होती थी। अब हम देखेंगे खामोश प्रहरी के बारे में कि खामोश प्रहरी क्या है। तो खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की है। ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से जाने जाते थे? तो ये जो शिलाखंड है यह महापाषाण के नाम से जाने जाते थे। महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो हमने यह समझ में आया कि महापाषाण का अर्थ क्या है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। करीने मतलब होता है बहुत ही बारीकी से लगाया जाता था, यानी एक के साथ एक को बहुत अच्छे से जोड़कर लगाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू की गई थी। यह प्रथा कब शुरू की गई थी? तो 3000 साल पहले यह प्रथा शुरू की गई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह कहाँ प्रचलित थी? तो यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कौन से पत्थर मिलते थे? तो पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। इन लोगों को यानी पुरातत्वविदों को अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी कई बार मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये जो अकेला खड़ा हुआ पत्थर जो मिला है यही प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। तो अब हम देखेंगे महापाषाण के कार्य को। तो महापाषाण के कार्य में गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना आदि शामिल था। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता था। इस तरह के जो महापाषाण हैं उन्हें क्या कहा जाता था? ताबूत समाधान या शिष्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये जो फोटो है यह ताबूत समाधान की यानी शिष्ट की फोटो है और इसमें एक पोर्ट होल भी है। ये जो होल है इसे ही पोर्ट होल यानी बड़ा सुराख कहा जाता है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे की ओर जाने का रास्ता है। ये जो पत्थरों के बीच में जो कमरा है ये इस कमरा में जाने का रास्ता है। अब हम देखेंगे कि महापाषाण के समय पाए हुए कुछ औजारों को, कुछ सामानों के बारे में। तो यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह फोटो घोड़े के लिए कुछ सामान है। यह जो सामान ये घोड़े के लिए है और यह एक कुल्हाड़ी है जो महापाषाण के टाइम में पाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे एक कटार के बारे में। यह जो है कटार है यह भी महापाषाण के वक्त
पाया गया था। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। किसके साथ दफनाया जाता था? तो खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। इससे यह मालूम होता है कि जो समाधान यानी समाधान वाली जो शिष्ट है उसमें जो लोगों को दफनाया जाता था वह उनके साथ कुछ न कुछ वस्तुएं, कुछ सामान वो जरूर रखते थे जिससे उनकी पहचान हो सके या कुछ और। ब्रह्मगिरी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। यह कौन सा स्थान था? तो यह ब्रह्मगिरी था, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ सोने चांदी के सिक्के भी पाए गए हैं, बट ये जो ब्रह्मगिरी में जो कब्र था वहीं से 33 सोने के मनके पाए गए हैं। महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये जो महापाषाण है यही एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर दफनाया जाता होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से उसी कब्र में लाकर दफनाया जाता था, यानी शिष्ट में दफनाया जाता था। ऐसे रास्ते पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे। ये जो कब्र थे उसमें जो पत्थर थे ये पत्थर चिन्हों का काम करते थे। अब हम देखेंगे इमाम गांव के बारे में। ये इमाम गांव जो है यह भीमा की सहायक नदी के घोड़ के किनारे स्थित है। यह कहाँ है? तो ये भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे पर एक जगह है और इसी जगह का नाम इनाम गांव है। यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब लोग रहते थे? तो यहाँ 3600 साल पहले से 2700 साल पहले तक यहाँ लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था और इन्हें उत्तर की दिशा की ओर इनका सर रखकर इन्हें दफनाया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। इनाम गांव में ही एक आदमी को 5 कमरों वाले कमरे के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। ये जो सब दफनाते थे उनके पास खाना और पानी के लिए जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को भी साथ में दफनाया गया था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। ये जो चरक है यह बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं और यह आज से 2000 साल पहले हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। यह किताब बहुत ही प्रसिद्ध है। इस किताब के माध्यम से पहले चिकित्सा जगत के बारे में जानकारी मिलती थी और सारी जानकारी बिल्कुल ही सटीक मिलती थी। तो उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में कौन सा संहिता लिखा था? तो चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है और यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि जो चरक थे वो अपनी जो प्रसिद्ध किताब थी चरक संहिता उसमें मनुष्य के शरीर की हड्डियों के बारे में वर्णन किए हैं और उन्होंने बताया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जो हमारा आज का आधुनिक विज्ञान है यानी आधुनिक चिकित्सक शास्त्र जो भी कुछ है वे बताते हैं कि आज के समय मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी, क्योंकि इन दोनों की संख्याओं को जोड़ने के बाद ही 306 हो जाते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं,
जौ, चावल, दाल, बाजरा और मटर और तिल के बीज मिले हैं। किन चीज़ों के बीज मिले हैं? तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। यहीं से कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि यहाँ के लोग इन्हें खाते होंगे। यहाँ और भी कुछ जानवर मिले हैं जिनका नाम यहाँ नीचे दिया हुआ है, जिसमें से गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरी एकत्र की जाती थी। ये सारे फल, सब्जियां, ये फल, कंद मूल, ये सब भी यहाँ से पाई गई थी। अब हम देखेंगे चीन के बारे में कि चीन के बारे में यहाँ क्या बताया गया है और किन किन पॉइंटों को उनको लिया गया है। तो यहाँ चीन में लगभग 3500 वर्ष पहले यहाँ की लेखन कला सबसे पुराने उदाहरणों के रूप में पाई जाती थी। यहाँ की कौन सी कला सबसे पुराने उदाहरण के रूप में पाई जाती थी? तो लेखन कला सबसे पुराने उदाहरण के रूप में पाई जाती थी। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। किसकी हड्डियों पर लिखा गया था? तो जानवरों की हड्डियों पे लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां भी कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताते हैं। राजा लोग लिपिकारों को इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, जिससे उन्हें अपने हर सवालों का जवाब मिल सके। अब हम देखेंगे पूरे चैप्टर में से कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। ये जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसे हम अच्छे समझेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? तो लगभग 3500 साल पहले हुई थी। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? तो यह लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास कब हुआ था? तो इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। चरक का जन्म कब हुआ था? तो यह लगभग 2000 साल पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप कोई नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले हमारे पिछले वीडियोस में क्लास 6 की हिस्ट्री और EVS और मैथ, इन सब चीज़ों को अच्छे से बताया गया है। और इसमें और जो बाकी 2 मैम हैं उन्होंने भी बहुत ही मेहनत से अपनी हर छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग EVS का और मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।